अब देखते हैं न्यूमेरिकल ऑन स्लैब। पहला न्यूमेरिकल जो है ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब पे। पहला एग्जांपल जो है अभी ये सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब। स्लैब ये काफ़ी टाइप्स होती है। एक सिंपली मेनली दो टाइप, एक सिंपली सपोर्टेड, दूसरा रिस्ट्रेन्ड, यानी सब तरफ से पकड़ के रखना, रिस्ट्रेन, वो अपन देखेंगे बाद में। अब ये सिंपली सपोर्टेड जो है इसमें भी वेराइटी है। एक वन वे, बाद में कैंटिलीवर, कंटिन्यूअस, फिर आता है टू वे। टू वे में दो टाइप, एक सिंपली सपोर्टेड और रिस्ट्रेन। तो एक एक वन बाय वन देखेंगे अपन। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल जो दिया गया है उसको मैं रीड करता हूँ और फिर यहाँ पर सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैंने स्लैब जो है ये ऐसा स्पेसिफिकली कुछ एक्सप्लेन किया नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन स्टेप्स प्रीवियस लेक्चर में दी गई है। प्रॉब्लम गिवन हियर, ए हॉल इज 3 मीटर बाय 4 मीटर। हॉल की साइज है 3 मीटर बाय 7 मीटर। ओके, इनसाइड यानी रूम का साइज, कारपेट एरिया, इंटरनल डायमेंशन है ये। विथ वॉल की थिकनेस दी गई है जिसपे ये स्लैब रेस्ट किया है, ये है 230 mm थिक। 230 इज दी वॉल थिकनेस। डिजाइन RC मीन्स रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब यूजिंग M20 एंड Fe415 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील। ये लिखा नहीं है लेकिन M20 अभी तक अपने को पता चल गया कि ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये ग्रेड ऑफ स्टील। द स्लैब हैज टू कैरी इम्पोज लोड। इम्पोज लोड को लाइव लोड भी बोला जाता है, लेकिन अभी लाइव लोड बोलना ये एब्सोल्यूट हो गया। इम्पोज लोड या सुपर इम्पोज लोड बोला जाता है। सो हियर इट इज 2 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसका यूनिट ऑलवेज रहेगा किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। द फ्लोर फिनिश, उसके ऊपर जो टाइल्स वगैरह लगाएंगे वो है 1 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। देयर आफ्टर चेक फॉर शियर एंड बॉन्ड आल्सो, ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है। उसको अगर सॉल्व ये स्टेप अगर सॉल्व करना है तो IS कोड आवश्यक है। ओके, क्योंकि वैल्यूज शियर स्ट्रेस की और बॉन्ड स्ट्रेस की अपने को लगेंगी, तो मैं वो वैल्यूज डायरेक्टली लेके बताऊंगा। अगर वो वैल्यूज नहीं है तो फिर ये स्टेप्स जो है ये अपन एग्जाम में छोड़ सकते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो दिया गया डेटा है उसके ऊपर से ये स्लैब वन वे डिजाइन करना है या टू वे डिजाइन करना है, ये पहले डिसाइड करना है। सो हियर फॉर दैट वी यूज LY बाय LX रेशियो, वेयर LY यानी लॉन्गर डायमेंशन। लॉन्गर जो है ये है फिलहाल 7। अभी इफेक्टिव स्पैन वगैरह तो पता नहीं है, आगे जाएंगे ये इसका काम आगे जब गिरेगा टू वे स्लैब में उस वक्त LY बाय LX यानी इफेक्टिव स्पैन रहेंगे। अभी तो फिलहाल इफेक्टिव स्पैन है ही नहीं अपने पास में, तो उसी को ले सकते हैं। या तो फिर इसमें ये कर सकते हैं कि 7 पॉइंट ये जो है इसको जोड़ दो तो इफेक्टिव सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन उसकी भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने को जो यहाँ पे डिसाइड करना है वन वे है या टू वे है। इसके वैल्यूज पर अल्फा की वैल्यू रहती है, लेकिन वो अपने को यहाँ यूज करना ही नहीं है, इसलिए इसको वैसे ही रखो यानी 7 और 3। सो 7 बाय 3 इट इज इक्वल्स टू 2.33। तो ये वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 2। अब ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 हो गई, इक्वल टू और लेस देन, ये LY बाय LX रेशियो, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 2 तो फिर टू वे स्लैब। इक्वल टू साइन यहाँ है, ओके, और यहाँ पे कोई इक्वल टू साइन नहीं है। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से द स्लैब हैज टू बी डिजाइन one way simply supported slab. So I can quote here one way simply supported, simply supported. ओके, ये है क्या, देखो आप, ये स्लैब है ऐसे इस तरह। ओके, अब इसको यहाँ पे सपोर्ट दे दिए एक इधर में ऐसा,
ऐसा चारों तरफ से सपोर्ट है। इसमें एल वाई जो है ये लॉन्गर स्पैन, ये है एल एक्स। अब ऐसा जो स्लैब होता है ये कैसे बेंड होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये स्लैब जो है ऑलवेज बेंड अलोंग शॉर्टर स्पैन। अब शॉर्टर स्पैन क्या है, ये तो स्लैब कैसे बेंड होगा, मैं अभी ऐसी फिगर निकलता हूं ताकि समझ में आए। ये स्लैब इस डायरेक्शन में, तो स्लैब विल बेंड लाइक दिस। ये इस तरफ से अगर देखेंगे ऐसे रहेगा, इधर से देखते हैं तो स्लैब ऐसे बेंड नहीं होता। आप कोई एक कागज लेके चारों तरफ से सपोर्ट लगा के आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा पेपर कैसे फोल्ड होता है, कैसे डिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो हियर इसलिए ये शॉर्टर स्पैन जो है एल एक्स यही अपने काम का है आगे की डिजाइन मूवमेंट निकालने के लिए। ये लेते हैं तो मूवमेंट ज़्यादा आएगी, लेकिन वो काम के लिए बेंड हो ही नहीं रहा। अपने को बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना, बेंडिंग एक्शन। तो ये स्लैब जो है ऑलवेज बेंड अलोंग शॉर्टर स्पैन, इसलिए एल एक्स ही इंपॉर्टेंट अपने को रहता है आगे। ओके, नाउ ये तो हो गए पहली स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप जो है ये वन बाय वन अपनी शुरू होंगी। सबसे पहली स्टेप स्लैब की डेप्थ फिक्स करना। ओके, सो हियर फर्स्ट स्टेप इज आई कैन से डेप्थ ऑफ स्लैब। डेप्थ डिसाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था, ये डेप्थ बोलने के बाद यहाँ पे इफेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है। स्मॉल डी इज इक्वल टू स्पैन डिवाइडेड बाय रेशो एंड मॉडिफिकेशन फैक्टर। ये मैंने डिजाइन स्टेप के टाइम बताया था। अब यहां स्पैन, इफेक्टिव स्पैन वही इंपॉर्टेंट है। यहां स्पैन कौन सा लेना है, दो है नहीं है, इसमें से लोवेस्ट, क्योंकि बेंडिंग अलोंग शॉर्टर स्पैन, इसलिए अपन यहाँ पे शॉर्टर स्पैन लेंगे और उसको एमएम में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये 3000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो। सिंपली सपोर्टेड स्लैब अगर है तो वहां पे रेशो रहता है 20। ये भी मैंने बताया है। कैंटिलीवर के लिए 7, 2 वे के लिए मैंने बताया नहीं है अभी तक, वो उस वक्त बताऊंगा। अब मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या लेना है। अब मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है ये अपन डायरेक्टली एज्यूम करेंगे तो अपना डिफ्लेक्शन चेक अपन बता सकेंगे। इसलिए पीटी फॉर पीटी परसेंटेज ऑफ स्टील 0.6% अपन एज्यूम करेंगे। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, मैंने बताया है आपको, ये लेना है 1.17। दूसरा 22 से 28 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन वो लेंगे तो फिर डिफ्लेक्शन चेक के टाइम आईएस कोड लगेगा। अगर कोई एग्जाम में आईएस कोड परमिटेड नहीं है तो ये वैल्यू अगर लेते हैं तो अपन क्या है डिफ्लेक्शन चेक भी बता सकेंगे कि मैंने ये एज्यूम किया था, और एज्यूम वैल्यू जो है ये प्रोवाइडेड से ज़्यादा है तो अपन सेफ है, क्योंकि मॉडिफिकेशन के फैक्टर की जो वैल्यू है ये बढ़ती जाती है। जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ेगा वैसे वो वैल्यू बढ़ती जाएंगी। नाउ अब ये 1.17 यहां लिख सकते हैं। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 128.2 mm। ये आगे इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू। अब अपने को निकालना है ओवरऑल डेप्थ, बराबर है। उसके ऊपर उसको राउंड अप करके एक्चुअल इफेक्टिव डेप्थ वो निकालेंगे। सो हियर वी फाइंड आउट कैपिटल डी यानी ओवरऑल डेप्थ, एंड इट इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस 5/2। ओके, ये ऐसे स्लैब है, यहां पर कोई रेनफोर्समेंट है,
ओके, अब ये जो डिस्टेंस है ये होता है क्लियर कवर, और सेंटर ऑफ बार, सेंटर बोले तो ये ऐसे सेंटर रहेगा बार का, और ये जो है ये डिस्टेंस रहेगा अपना 5/2 डायमीटर के हाफ, तो ये बार के अपन सेंटर में आ गए यहाँ पर। ओके, और यहाँ से ये डिस्टेंस होता है d, तो ओवरऑल डेप्थ जो है ये अपनी बनेंगे d प्लस cc, या तो 5/2 प्लस cc हो गए, तो ये ओवरऑल डेप्थ निकालेंगे। सो हियर इट इज इक्वल टू 128 अपन ने अभी निकाल ली वैल्यू, प्लस cc क्लियर कवर स्लैब के लिए 20 लेना है क्लियर कवर। नोट्स में ये सारे चीज़ें बहुत सारा मैंने डिटेल कवर किया है, ये सारे मैंने स्लैब के लिए कितना, कॉलम के लिए कितना, बीम के लिए कितना, ये बताया भी है, और डिटेलिंग के टाइम में एक लेक्चर में, और नोट्स में तो बहुत डिटेल है। ये स्लैब चैप्टर जो है शुरू में सारा डिटेल स्केचेस वगैरह बना के मैंने प्रेजेंट किया है। ओके, नाउ अब डायमीटर ऑफ बार एक नॉर्मली 8 to 10 mm यूज करते हैं। सो हियर आई यूज 10, ओके, diameter of the bar 10 mm we assume. Now from this we will get capital D, and that is equals to 153.2 mm. अब ये जो इफेक्टिव ओवरऑल डेप्थ आई ये भी प्रोवाइड नहीं करते अपन, इसको राउंड अप करेंगे। सो हियर प्रोवाइड कैपिटल D 160 कर लेंगे अपन, इसको राउंड अप कर लिया अपन ने। ओके, क्योंकि ये साइज प्रोवाइड नहीं कर सकते, राउंड अप चाहिए। ओके, अब ये प्रोवाइड की तो एक्चुअल इफेक्टिव डेप्थ, सो हियर वी फाइंड आउट एक्चुअल D, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस क्लियर कवर माइनस 5/2। यही फार्मूला ये जो है यहाँ D रखा है मैंने, और बाकी टर्म इधर लेके गए, तो कैपिटल D माइनस cc माइनस 5/2। अब ये वैल्यूज अगर पुट करते हैं अपन, इट इज 160 माइनस क्लियर कवर 20 माइनस 10/2। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट स्मॉल d इज इक्वल टू 135 mm। सो अपनी इफेक्टिव डेप्थ जो है अभी आगे कैलकुलेशन के लिए ये होगी अपनी ये वैल्यू अपने काम की। अभी इफेक्टिव डेप्थ कुछ जगह लगेगी अपने को कैपिटल D, तो 160 अपन ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड इफेक्टिव स्पैन। सो हियर नेक्स्ट स्टेप इज सेकंड नंबर, आई कैन से इफेक्टिव स्पैन। मैं थोड़ा लिखने में ये कंप्रेस करके लिख रहा हूँ ताकि ये बचे हुए 3 कॉलम में मैक्सिमम डिज़ाइन आ जाए, और बाकी जो बची हुई रहेंगी उसको फिर मैं यहाँ पे मिटा के उसको करूँगा। स्केच भी बताना है तो इतने स्पेस में वो संभव नहीं है। ओके, फिर भी मैं यहाँ पे कंप्रेस कर रहा हूँ। अब इफेक्टिव स्पैन, उसके लिए क्या क्राइटेरिया दिया है IS ने, ये अपना नहीं है, LC क्लियर स्पैन प्लस B, LC प्लस इफेक्टिव डेप्थ, LC यानी क्लियर स्पैन। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि शॉर्टर स्पैन ही लेना है, लॉन्गर स्पैन का अपने को काम ही नहीं है। ओके, सो शॉर्टर स्पैन जो है अपना 3 है, प्लस इफेक्टिव प्लस B की वैल्यू 0.23 विड्थ ऑफ दी बीम। ये क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये वॉल और ये अपना स्लैब। ओके, ये है अपना B इधर, ये है B, और ये है क्लियर स्पैन। सो क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ द B, सो इट इज टोटल B, हाफ 1B, सो LC प्लस B, and it is equals to 3.23 meter. Then LC plus D, so here again 3, effective depth जो है अपनी 0.135 आई है, so here it is equal to 3.135 मीटर।
अब ये दो वैल्यू में से जो लोएस्ट वैल्यू है उसको अपने को कंसिडर करना है इफेक्टिव स्पैन. सो हियर आई कैन से इफेक्टिव स्पैन L इफेक्टिव इट इज इक्वल टू 3.135 मीटर. ये हो गई अपनी इफेक्टिव स्पैन. यहां तक जो किया है ये सिर्फ डायमेंशंस फिक्स कर लिए अपन ने. डेप्थ कितनी रहेंगी, इफेक्टिव स्पैन क्या लेना होगा. अब चलते हैं एक्चुअल डिजाइन. एक्चुअल डिजाइन यानी अभी डायमेंशंस तो पक्के हो ही गए, अब सिर्फ स्टील निकालना है और वो स्लैब सेफ है या नहीं शियर बॉन्ड में ये देखना है. ओके, वैसे लग रहा है ये बताया मैंने बहुत छोटा, लेकिन ये बहुत काफ़ी आगे डिटेल है. अब देखो, अब सबसे पहले ये स्लैब को कितना लोड कैरी करना है, बराबर है. तो पहली स्टेप आ जाएंगी यहाँ पर, थर्ड नंबर की जो है ये लोड्स. ओके, नाउ थर्ड स्टेप विल बी हियर लोड्स. अब ये लोड्स में पहला सेल्फ वेट. अब ये सेल्फ वेट यानी 25D ये मैंने बताया है, ये है रेनफोर्स कंक्रीट की डेंसिटी इनटू टोटल डेप्थ, क्योंकि लोड जो है ये टोटल डेप्थ से एक्ट होगा, इफेक्टिव डेप्थ नहीं होगी वो, बराबर. तो टोटल लोड लेने के लिए सो 25 एंड D इज इक्वल टू 0.16 है ये, एंड इट इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन और ये मीटर. यहां पर ये यूनिट होता है किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर. ये 0.16 ये मीटर हो गया. अब एक नीचे में है क्यूबिक मीटर, ये किलो न्यूटन डेंसिटी का यूनिट, और इधर आ गया है सिर्फ मीटर. अब आपको लगेगा कि ये यूनिट होना चाहिए किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. लेकिन अपन क्या करते हैं, कोई भी ये स्लैब है तो मैंने पहले बताया कि यहाँ का यूडीएल लेने के लिए ये 1 मीटर लेना है. 1 मीटर में लोड कितना, तो यहाँ पर बताया नहीं है, लेकिन 1 मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है. अगर मैं 1 मीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे और मीटर आएगा, तो ये मीटर मीटर कैंसिल और यहाँ पे बनेगा फिर किलो न्यूटन मीटर. देयरफॉर वी यूज और वी राइट यूनिट किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि पर यूनिट मीटर है वो. देन बी सेकंड स्टेप है इम्पोज लोड. इम्पोज लोड, अब ये इम्पोज लोड ये तो डायरेक्टली दिया गया है 2 किलो न्यूटन. अब यहाँ पे भी ये पर स्क्वायर मीटर है, फिर से 1 मीटर का स्पैन लेना है यूनिट लेंथ. सो 1 मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं किलो न्यूटन पर मीटर. अब सी फ्लोर फिनिश. सो फ्लोर फिनिश, अब ये फ्लोर फिनिश जो है ये दिया गया है 1 किलो न्यूटन, और फिर दोबारा यूनिट मीटर लेंथ लेने वाले हैं, तो हियर आई कैन राइट दिस 1 किलो न्यूटन पर मीटर. नाउ हियर आई कैन से टोटल लोड, ये तीनों का टोटल अगर करते हैं इट इज 7 किलो न्यूटन मीटर. 4 + 2 + 1 इट इज 7. लेकिन ये जो है ये है अपना W. अपने को चाहिए अल्टीमेट लोड या डिजाइन लोड या अल्टीमेट लोड, दैट इज WU. इट इज इक्वल टू 1.5 into 7 and it is equals to 10.5 किलो न्यूटन मीटर. ओके, ये हो गया डिजाइन लोड. अब लोड आने के बाद अपन मोमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पैन पता है और सिंपली सपोर्टेड है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी WL²/8 रेगुलर इक्वेशन. सो हियर नेक्स्ट स्टेप वुड बी फोर्थ नंबर डिजाइन मोमेंट या अल्टीमेट मोमेंट. यहाँ पे अल्टीमेट भी वर्ड यूज कर सकते हैं. अल्टीमेट लोड हो गए, अल्टीमेट लोड के लोड से जो निकलेगी वो अल्टीमेट मोमेंट. सो MU इज इक्वल टू WU L² / 8
ये एल यानी ये इफेक्टिव है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है इफेक्टिव करके। नाउ W इज इक्वल टू 10.5 इंटू एल इज 3.135, ये इफेक्टिव स्पैन, एंड स्क्वायर ऑफ इट डिवाइडेड बाय 8. When we solve, we will get here mu is equals to 12.88899. ओके, अब ये जो वैल्यू है इसको मैं राउंड अप कर सकता हूँ 12.9 किलो न्यूटन मीटर, लेकिन अपने को आगे कैलकुलेशन की लगती है वैल्यू न्यूटन और एमएम में। Therefore, I can write here 12.9 into 10⁻⁶ किलो न्यूटन का न्यूटन करना 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, मीटर का एमएम करना है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10⁻⁶, एंड हियर आई कैन से न्यूटन एंड एमएम. सो दिस इज आवर मोमेंट. ये अपने काम की है मोमेंट, लोड काम का नहीं था, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर से ये आएगा. ओके, अब ये मोमेंट अपनी जो डेप्थ है ये कैरी कर सकती है या नहीं. सो हियर नेक्स्ट स्टेप वुड बी चेक फॉर डेप्थ, और मोमेंट भी बोल सकते हो उसको. चेक फॉर डेप्थ, या तो ये जो मोमेंट है ये कैरी कर सकती है अपनी, कर सकता है अपना स्लैब या नहीं, ये देखना है. We know mu limiting is equals to Ru max multiply by FCK BD square. ये बेसिक इक्वेशन. Now in this equation Ru max for Fe 415 दिया है, इसलिए ये वैल्यू है 0.138, 0.148, 0.138, 0.133, ये तीन वैल्यूज आपको याद रखना ही होगा. ओके, नाउ FC इज 20, B इज विड्थ ऑफ स्लैब. मैंने अभी इसके पहले के लेक्चर में बताया था, ये स्लैब है ना सिंगली रेनफोर्स बीम ही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि B जो है विड्थ ये 1 मीटर होती है स्लैब में, वहां पे जितनी दी गई है उतनी, नॉर्मली 230 वगैरह. ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव डेप्थ अपन ने जो प्रोवाइड किए है 135, ये 135. ओके, एंड स्क्वायर ऑफ इट. फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मोमेंट. ये स्लैब कितना कैरी कर सकता है ये यहां पर मिल जाएगा. इट इज इक्वल टू 50.3 किलो न्यूटन, या तो फिर 10⁻⁶ न्यूटन EMM हो गए. एंड दिस वैल्यू, अब स्लैब जो है ये इफेक्टिव डेप्थ अपन प्रोवाइड अगर करते हैं तो स्लैब इतनी मोमेंट ले सकता है, और स्लैब पे आ कितनी रही मोमेंट, ये एक्चुअल है ना. अब इससे वैल्यू ज्यादा है, सो आई कैन से इट इज ओके. अब मैं यहां बताता हूं, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन mu एक्चुअल. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 12.9 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन और EMM. देन आई कैन स्टेट ओके. ये चेक तो अपना हो गया कि अपन ने जो डेप्थ प्रोवाइड की है ये इतनी मोमेंट ले रही है कि जो मोमेंट उसके ऊपर आ रही है उससे ये वैल्यू कई गुना ज़्यादा है. अब ये अपने को एग्जाम बेस्ड प्रॉब्लम है. एक्चुअल डिज़ाइन के समय ये ट्रायल एंड एरर है, क्योंकि यहाँ देखो ये मोमेंट बहुत कम है, 12.9, यहाँ मोमेंट 50 है, तो स्लैब की जो डेप्थ है ये अपन रिड्यूस कर सकते हैं. इफेक्टिव डेप्थ रिड्यूस करेंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएंगी, तो इसको इससे ज़्यादा रखना है, लेकिन स्लैब की डेप्थ अपन कम कर सकते हैं. अब उस केस में क्या हो सकता है, स्लैब की डेप्थ अगर, लेकिन यहाँ एनी हो दूसरी ट्रायल नहीं लेने का काम गिरे, इसलिए अपन ने ये फैक्टर जो है मॉडिफिकेशन एक सेफर साइड में रख दिया है, ताकि कोई रिवीजन ऑफ डिजाइन नहीं होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप. अब ये तो हो गया, अब स्टील निकाल लेंगे. सो हियर नेक्स्ट स्टेप इज
एरिया ऑफ स्टील, स्टील का कितना एरिया लगेगा। उसके लिए रेगुलर जो फार्मूला है वही फार्मूला यूज करना है। मैं वो फार्मूला अभी न लिखते हुए डायरेक्ट वो फार्मूले में वैल्यूज डालता हूँ। फार्मूला कई बार मैं लिख चुका हूँ और बता चुका हूँ। ओके, अभी देखो आप, AST इज इक्वल टू 0.5, यहाँ पे होता है FCK इज इक्वल टू 20, FY 415 फार्मूला है ना। अल्फाबेट्स में न लिखते हुए मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ। यहाँ है ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट, अब यहाँ क्या है 1 माइनस, ओके 1 माइनस के बाद यहाँ पे है 4.6, यहाँ है MU की वैल्यू अपने को जो एक्चुअल मोमेंट है वो लेना होगा। सो इट इज 12.9 इंटू 10 टू द पावर 6, ये MU की वैल्यू हो गई। ओके, डिवाइड बाय FCK BD स्क्वेयर, सो FCK इज 20, B इज 1000 and D is 135 and स्क्वेयर ऑफ इट, मैंने पहले बताया स्क्वेयर भूल जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पे स्क्वेयर है। देन इट इज टू बी मल्टीप्लाई बाय BD, B इज 1000 मल्टीप्लाई बाय D 135 हो गए। अब व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ AST, कितना स्टील लगेगा। इट इज इक्वल टू 276.54 mm एंड स्क्वेयर, ये हो गई एक्चुअल AST लगने वाली। अब ये वैल्यू जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उससे कम है या ज़्यादा है वो देखना होगा। ओके, तो ये चेक भी लगाना चाहिए। सो AST मिनिमम कितनी होती है, AST मिनिमम 415 के लिए अगर 250 है स्टील का ग्रेड, या फिर 250 अगर है तो देते हैं 0.15% ओके ऑफ ग्रॉस एरिया। लेकिन अपना जो स्टील है ये 415 है, 415, 550, 500, 600 सभी के लिए 0.12% ऑफ B कैपिटल D यानी ग्रॉस एरिया। सो हियर इट इज इक्वल टू 0. अपने को लेना होगा 0.12% ऑफ BD एरिया, ग्रॉस एरिया। ओके, अब ये निकाल लेंगे अपन। सो हियर AST मिनिमम कितना मिनिमम चाहिए, ये 0.12% है, therefore it is to be divided by 100 multiplied by B is 1000 and then capital D is 160. So here the value becomes 192 mm and square. ये है अपनी मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट, कम से कम इतना स्टील उस लैब में रहना ही चाहिए। अब अपने को एक्चुअल लग रहा है इतना, तो ये प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई होगा। ये वैल्यू अगर मान लो 172 आ गई तो अपने को कम से कम 192 प्रोवाइड करना ही होगा। ओके, सो हियर आई कैन से ओके। अब मैं यहाँ पे बता भी सकता हूँ AST इज ग्रेटर देन AST मिनिमम, मिनिमम से ये ज्यादा है। सो हियर आई कैन राइट ओके इंस्टेड ऑफ दिस वन। इससे अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया चेक फॉर AST। अब नेक्स्ट स्टेप है ये एरिया ऑफ स्टील में ही स्पेसिंग। अब यहाँ स्लैब में नंबर ऑफ बार तो निकालते नहीं अपन, जैसे बीम में 3 बार 5 बार ऐसा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्लैब में होता है स्पेसिंग, क्योंकि वहाँ ढेर सारे बार देना होता है, 100, 200, 250 है ना। तो इतना ऐसे गिन के तो डालने से गिनेंगे और बाद में फिर एक इक्वी डिस्टेंस पे रखना ही होगा। तो यहाँ पर जो फैशन है ये स्पेसिंग की होती है। और नेक्स्ट स्टेप रहेंगी अपनी यहाँ पर स्पेसिंग, तो उसके लिए इसी का पार्ट है वो, उसको नंबर देने की जरूरत नहीं है, ये है स्पेसिंग। अब स्पेसिंग के लिए इक्वेशन जो है ये स्मॉल AST मीन्स एरिया ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाय
कैपिटल ए एंड एस टी टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय 1000। अब एक बार जो है इसका डायमीटर अपन ने ऑलरेडी एज्यूम किया है 10, so area of one bar pi by 4 d square, so pi by 4 and d square means 10 square divide by ये हो गया एरिया ऑफ वन बार एंड डिवाइडेड बाय AST कितना है 276.54 हो गया। अब इससे मिल जाएगा स्पेसिंग कितने डिस्टेंस पे बार रखना है। इट इज इक्वल टू 283.98 mm। अब ये स्पेसिंग तो अपन प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब ये जो स्पेसिंग है इसको भी चेक करना होता है। ओके, दिस वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3D और 300 mm। ये भी बताया मैंने, ये वैल्यू 3D या 300 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर स्पेसिंग में 1, 2, 3 में से जो लोवेस्ट है उसको अपन प्रोवाइड करेंगे राउंड अप करके। अब 3D की वैल्यू कितनी आएंगी, 3D इज इक्वल्स टू 3 इंटू इफेक्टिव डेप्थ जो है 135, इट इज इक्वल्स टू 405 और दूसरी है 300 mm। यहाँ पर स्पेसिंग एक, ये दूसरी और ये तीसरी, इसमें से लोवेस्ट है उसको सिलेक्ट करना है। लोवेस्ट वैल्यू इज दिस वन, 1, 2 और 3 में। अब ये वैल्यू जो है ये राउंड फिगर में नहीं है ना, तो एक्चुअल वैल्यू भी प्रोवाइड, सो प्रोवाइड क्या बोल सकते हैं 8 mm 10 mm 5, ओके। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो देना है 280 mm। सेंटर टू सेंटर स्पैन जो स्पेसिंग रखना है ये अपनी रहेंगे 280 mm। 283 था तो मैंने इसको राउंड अप कर दिया। ये हो गया अपना एक्चुअल डिजाइन, मेन बार हो गए। अब डिफ्लेक्शन चेक लगाएंगे। अब डिफ्लेक्शन चेक ये क्या है, उसके लिए जो एज्यूम किया है ये परसेंटेज, इससे ये जो बार है, ये जो AST प्रोवाइड किया है ये उससे कम है या नहीं, एज्यूम से ये वैल्यू कम रहना चाहिए। ओके, एज्यूम अपन ने ज़्यादा किया है, ऐसा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब AST जो है ये एक्चुअल चाहिए। अब यहाँ पे एक्चुअल यानी क्या, क्योंकि अपन ने क्या किया है ये राउंड अप कर दिया है, 283 चाहिए था, अब ये 283.98 ऐसा अगर प्रोवाइड करते थे तो एक्चुअल AST विल बी दिस वन। लेकिन अपन ने स्पेसिंग कम किया है, 283 चाहिए था, 284 समझो राउंड अप करके, यहाँ पे 284 की जगह 280 दे रहे, इसका मतलब बार थोड़े ज्यादा हो गए, है ना, स्टील थोड़ा ज्यादा हो गया। अब वो ज्यादा कितना हुआ, सो हियर एक्चुअल AST निकाल लेंगे। एक्चुअल AST कितना है, अब ये जो फार्मूला है इसी को मैं लिख रहा हूं, देखो AST इधर ले लूंगा, AST को लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां आगे AST, देन यहां पे स्मॉल AST तो वैसे ही रहेगा। अब ये स्पेसिंग यहां आएगी, ठीक है, ये स्पेसिंग, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 तो है पहले से। नाउ हियर वी विल गेट द वैल्यू AST पाई बाय 4 10 स्क्वेयर, ये एरिया ऑफ वन बार, यही वैल्यू लिखा है मैंने। ओके, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, स्पेसिंग कितना दिया अपन ने 280 और ये है 1000। सो हियर एक्चुअल AST इज इक्वल टू 280.49 एंड स्क्वेयर mm। ये हो गए एक्चुअल स्टील। अब देखो आप थोड़ा सा, ये 276 है वो पॉइंट समथिंग, ओके। ये वैल्यू से ये वैल्यू ज़्यादा हो गई क्योंकि अपन ने स्पेसिंग जो है ये 4 mm से कम कर दिया है।
4 mm से स्पेसिंग अगर कम कर दिया तो नंबर ऑफ बार बढ़ जाएंगे, स्टील बढ़ जाएगा। तो ये है एक्चुअल AST। मैं ये ओमिट कर सकता था, लेकिन अपने को जो एक्चुअल है डिज़ाइन किस तरह करना चाहिए ये सारे स्टेप मैं बता रहा हूँ। ओके, नहीं तो आप ये जो है बहुत कम है मार्जिन, तो इसको अवॉइड कर सकते थे और कर सकते हैं और करना भी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये स्टेप ओमिट कर सकते हैं, तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि परसेंटेज अपने को स्टील जो है ये 0.6 है, इससे वैल्यू कम आना चाहिए। ओके, अगर मार्जिन में है तो फिर अपने को प्रॉब्लम जाएगा। अभी अब देखो, देयरफॉर PT means percentage of steel is equal to AST by BD multiply by 100। यहाँ पे BD लेना है, कैपिटल D नहीं, इसको ध्यान में रखो आप। ओके, AST is 280 बराबर है 0.49 डिवाइड बाय B 1000 D 135 अगेन इट मल्टीप्लाई बाय 100। ये कितनी आ रही वैल्यू, PT की वैल्यू 0.207%। अब ये वैल्यू से अपने को कंपेयर करके नेक्स्ट दे देंगे अपन डिफ्लेक्शन का चेक फॉर डिफ्लेक्शन को सेपरेट लिखते हैं। सो हियर 6 स्टेप 7 स्टेप चेक फॉर डिफ्लेक्शन। अब चेक फॉर डिफ्लेक्शन जो है ये क्या बताना है, PT एज्यूम की हुई PT इज ग्रेटर देन PT प्रोवाइडेड। अपन ने कितनी प्रोवाइड की है ओ। अब एज्यूम कितना किया था अपन ने 0.6% यहां पर, उसके लिए डेप्थ निकाली है, उसको वो हिसाब से अपन ने डेप्थ निकाली है। ओके, और ये PT जो है ये है अपनी 0.207%। सो स्लैब विल नॉट डिफ्लेक्ट, स्लैब डिफ्लेक्शन में पास हो गया, ओके हो गया। ओके, ये इसका मीनिंग है। तो ये स्टेप अपन यहाँ लिख सकते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन और एक्चुअल डिज़ाइन भी है, ये अच्छा इंप्रेशन गिरेगा। इसलिए यहाँ पर 0.6 अगर 500 है तो 0.4 एज्यूम करना है, और उसके लिए वैल्यू भी वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे 0.4 रहेगा। और अगर या फिर 250 है तो यहाँ पर 0.9 रहेगा, ये वैल्यू जो है 1.71 रहेगी। उतना डिफरेंस है, मैंने बताया आपको। ओके, सो चेक फॉर डिफ्लेक्शन इज नाउ ओवर। अब स्लैब में रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट, ये जो है एरिया ऑफ स्टील, यहां पर अपन लिख सकते हैं, लिखना भी चाहिए, मेन के लिए कैलकुलेट किया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 8, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील सिंपल है, मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है वो ही प्रोवाइड करना है। सो हियर AST इज इक्वल टू 0.12% ऑफ B ओवरऑल डेप्थ। अब ये जो है ये ऑलरेडी अपन मिनिमम में कर चुके हैं। ओके, सो आई कैन स्टेट हियर डायरेक्टली 192 mm स्क्वायर, यही वैल्यू आना है। ओके, यहां पे आप देखिए 0.12% B और D 192 ये हो गई स्टील। अब इसका भी स्पेसिंग निकालना होगा। सो हियर द स्पेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है ये क्या स्पेसिंग पे रहेगा, फिर से दोबारा स्मॉल AST बाय AST, स्मॉल AST कैपिटल AST, यानी एरिया ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इनटू 1000। ओके, वो इक्वेशन में लिखते हुए मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी यहाँ पे AST। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है ये 6 mm या 8 mm, उसके ऊपर प्रोवाइड नहीं करते, तो मोस्टली 6 mm। ओके, सो हियर 6 mm इज डायमीटर ऑफ द स्टील, स्क्वायर ऑफ इट, ये हो गया एरिया ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाय टोटल एरिया रिक्वायर्ड 192 मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, इट इज इक्वल टू 145.26 and
mm, ये होगी स्पेसिंग। लेकिन इसको भी राउंड अप करना होगा, ये स्पेसिंग अपन प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो हियर प्रोवाइड, अपन यहां पे लिख सकते हैं प्रोवाइड, क्या लिखना होगा कौन से mm के बाद, 6 mm फाई, यानी डायमीटर ऑफ बार। सेंटर टू सेंटर 140 mm, ये 145 था, 145.26, तो इसको राउंड अप करेंगे। इससे ज्यादा नहीं कर सकते, स्पेसिंग इतना निकला है, और ऐसा दूर अगर प्रोवाइड करेंगे वो सेफ नहीं रहेगा। स्पेसिंग इतना निकला है, अपन नजदीक बार दे दिए तो सेफ रहेंगे। सो हियर वी हैव टू राउंड अप एट लोअर साइड। ओके, सो हियर दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, ये अपन ने इंपॉर्टेंट चीज फाइंड कर ली है। हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है चेक फॉर शियर। ओके, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूँ चेक फॉर शियर। उसके लिए लगेगा IS कोड। ओके, अगर IS कोड या तो फिर वैल्यूज अगर दी गई है, टेबल दिया है क्वेश्चन पेपर में, तो अपने को ये स्टेप तो कम से कम पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेट कर दिया है कि शियर एंड बॉन्ड दोनों चेक। सो हियर नेक्स्ट स्टेप वुड बी हियर 9th नंबर, चेक फॉर शियर। अगर IS कोड नहीं दिया है, टेबल नहीं है पेपर में भी, IS कोड परमिटेड नहीं है, टेबल भी दिया नहीं है, तो ये स्टेप्स तक जाना है और यहीं पे अपने को इसके बाद स्केच निकालना है। लेकिन टेबल दिया है, IS कोड परमिटेड है और क्वेश्चन में भी मेंशन करके रखा है, तो ये स्टेप आएगी। ओके, अब इसमें कुछ नहीं है, स्लैब में कभी भी ये जो चेक फॉर शियर है ये सेटिस्फाई होता है, और सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब अगर है तो बॉन्ड भी सेटिस्फाई होता ही है, ये ध्यान में रखो, होता है, सिर्फ कैंटिलीवर में नहीं होता है। तो वहां पे अपने को बॉन्ड जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। और चेक फॉर शियर जो है ये कोई भी स्लैब ले लो, सिंपली सपोर्टेड वन वे, कैंटिलीवर, कंटिन्यूअस स्लैब, रेजिस्टेंस स्लैब, टू वे स्लैब, जो भी है सभी जगह चेक फॉर शियर ये सेटिस्फाई मिलेगा, ओके ही मिलेगा, लेकिन ये बताना आवश्यक है। पहली स्टेप रहेंगी डिजाइन शियर फोर्स। अब शियर फोर्स जैसा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट था, तो बेंडिंग मोमेंट कितनी आ रही थी वो निकाल लिया। अब बेंडिंग मोमेंट नहीं, शियर फोर्स है, तो शियर फोर्स कितना आ रहा है, तो शियर फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन, ये सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग UDL। ओके, और इसकी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शियर फोर्स डायग्राम SFD ऐसी बनती है। ये होता है मैक्सिमम शियर फोर्स, और ये वैल्यू होती है रिएक्शन इतनी। अब रिएक्शन की वैल्यू क्या रहेंगी, ये रहो ये रहो, W इंटू स्पैन टोटल लेंथ। ओके, ये हो गई टोटल लोड एंड इट इज शेयर्ड बाय दिस टू रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर WUL डिवाइडेड बाय 2, ये सिंपल इक्वेशन। नाउ WU जस्ट वी हैव कंप्यूटेड, यहाँ पर अपन ने कंप्यूट कर दिया है, ये वाला 10.5 उधर में भी लिखा है। अब ये वैल्यू ये है अपनी 10.5 किलो न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन पर मीटर इंटू स्पैन, स्पैन है अपना 3.135 डिवाइडेड बाय 2। When we solve, we will get shear force actual. It is equals to 16.45 किलो न्यूटन। और आई कैन से जब लगता है अपने को तब ये दूसरी वैल्यू मैं लिख के रखता हूँ, नहीं लगा तो प्रॉब्लम नहीं, इंटू 10⁻³ एंड न्यूटन, किलो न्यूटन का सिर्फ न्यूटन में कन्वर्ट किया है मैंने यहाँ पर। ये हो गई शियर फोर्स। अब निकालना है टाउ यू, डोमिनल शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू VU डिवाइडेड बाय BD, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। नाउ इट इज इक्वल टू 16.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इन न्यूटन में वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाय B अपना एज यूजुअल 1000 एंड D इफेक्टिव 135। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट 0.122 MPa न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये वैल्यू
कभी भी इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन और लेस देन बोल सकते हैं यहाँ पे इसके जगह पे हाफ ऑफ दी टाउ सी मैक्स। अब टाउ सी मैक्स की वैल्यू कितनी है? टाउ सी मैक्स M20 के लिए है, ये है 2.is में दी गई है 2.8 डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 1.4 MPa हो गया। अब इससे ये वैल्यू कम है 1.4 है, 1.4 से ये वैल्यू कम है, तो आई कैन स्टेट हियर ये ओके, ये स्टेप अपनी करेक्ट ओके हो गई। नेक्स्ट स्टेप है अपनी अभी शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ कितनी है? ये होती है टाउ टाउ सी मल्टीप्लाई बाय BD स्ट्रेस इनटू एरिया। अब ये जो K की वैल्यू है, ये मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया है कैसे लेना है। उसको अगर इंटरपोलेट करते हैं तो अपने को ये वैल्यू आती है 1.28 K की वैल्यू। ये डिपेंड करती है डेप्थ पर, मैं यहाँ बताता हूँ, उसके बाद में मिटाता हूँ। ओके, K इज इक्वल टू 1.3 फॉर डेप्थ लेस देन और इक्वल टू इट इज इक्वल टू 150 अगर डेप्थ है तो 1.3। K की वैल्यू 1.25 फॉर डेप्थ 175 mm। अगर 175 डेप्थ है तो K की वैल्यू ये 150 या तो उससे कम है डेप्थ तो 1.3। अपनी डेप्थ है बीच में, यहाँ पर अपनी है 160। ओवरऑल डेप्थ बहुत जगह पे निकाल चुके हैं अपन, ओवरऑल डेप्थ देखो 160। ओके, सो 160 अपनी अगर है तो इंटरपोलेट कर सकते हैं अपन। इंटरपोलेशन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आएगी इसके बीच में, तो 128। अब ये सवाल आता है टाउ सी का। अब टाउ सी की वैल्यू जो है ये भी अपने परसेंटेज ऑफ स्टील PT और ग्रेड ऑफ कंक्रीट अपना M20 है। ओके, तो ये हिसाब से टेबल अवेलेबल है। अब PT अपना कितना है? ये है 0.2, ये परसेंटेज ऑफ स्टील 0.207 इतना परसेंटेज ऑफ स्टील है। अब ये वैल्यू के लिए टेबल यूज करके मैं शियर एनफोर्समेंट टॉपिक में ये इंटरपोलेशन करके ये वैल्यू कैसी टाउ सी की निकालना है ये मैं बता चुका हूँ। तो डायरेक्ट वैल्यू दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर, ये आ रही है 0.325 और B अपना है 1000 और डेप्थ है अपनी 135। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट 5616 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। अब ये जो वैल्यू है कैसे आई है? ये टाउ सी की वैल्यू निकालना है, बराबर है। इसके लिए ये वैल्यू अपने को निकालना है। ओके, अब टाउ सी के लिए PT की वैल्यू 0.15 के लिए टाउ सी की वैल्यू जो है ये है 0.28। 0.25 के लिए ये वैल्यू जो है 0.36। ओके, ये दो वैल्यूज है। परसेंटेज ऑफ स्टील 0.15%, ये PT यानी क्या है? AST बाय BD इंटू 100। ओके, ये वैल्यूज, ये हिसाब से अपनी वैल्यू कितनी है? ये है 0.207 ये वैल्यू। ओके, अब ये दोनों के बीच में अपनी वैल्यू है, तो यहाँ की कितनी? फिर से इंटरपोलेट करके ये वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो ये 0.28 और 0.36 इसके बीच में, तो ये वैल्यू आ रही है 0.325। ओके, अब ये वैल्यू IS कोड में अवेलेबल है। ये टेबल अगर दिया रहा तो अपन ये आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अब ये जो है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट इतना रजिस्ट कर सकते हैं, दिस इज फार बेटर, बहुत ज़्यादा है। अपने को कितना लग रहा है? सिर्फ इतना ही 16.45 किलो इंटू 10⁻³ ये वैल्यू न्यूटन। अब ये वैल्यू क्यों ली? क्योंकि ये न्यूटन में है और यहाँ पे वैल्यू न्यूटन में आ गई। सो आई कैन स्टेट हियर
ओके, ये चेक भी मेरा हो गया करेक्ट, बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप है, शेयर्स का तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है 10th नंबर की चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, और चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ या तो फिर बॉन्ड बोलो। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बॉन्ड लिखा है, डेवलपमेंट लेंथ नहीं लिखा है, क्योंकि वहाँ पे लाइन, वहाँ पे जो है वर्ड्स बाहर जाते थे, एक लाइन कम हो सकती थी, वैसे डर लगा मुझे, तो ये चेक फॉर बॉन्ड लिख सकते हैं, या तो फिर एंकरेज बोल सकते हैं, ओके, या तो फिर डेवलपमेंट लेंथ। ये सभी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे इसको डेवलपमेंट लेंथ भी बोल सकते हैं, दूसरा एंकरेज भी बोल सकते हैं, ओके, कुछ भी रहो, उसके लिए सेम स्टेप। अब इसके लिए जो फार्मूला है, ये एज यूजुअल फार्मूला है अपना, एल डी इज शुड बी लेस देन 1.3 m1 डिवाइडेड बाय v प्लस L0। अब L0 की वैल्यू 0 लेना है, ये मैंने बताया है। m1 कितना आएगा, m1 इज इक्वल टू mu बाय 2 सिंपली, क्योंकि अल्टरनेट बार बेंड करते हैं, तो एक एक बार कम हो गया, तो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो है अल्टरनेट यानी 50% बार बेंड हो गए, तो सपोर्ट के अंदर जो जाने वाले हैं, मैंने बताया है आपको, ये ऐसे बार बेंड करते हैं। अब ये बार एक बेंड हो गया, दूसरा बार जो है ये ऐसे आएगा और सीधा चले जाएगा, बराबर है। अगर प्लान में देखते हैं, ये एक बार ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, और बीच वाले जो बार है ये ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये ऐसे। अब क्या हुआ, 50% बार आधे अल्टरनेट, आधे बार ये सपोर्ट में नहीं जा रहे, ऊपर में जा रहे हैं, तो सपोर्ट में जाने वाले आधे ही बचे हैं, इसलिए मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी उसकी जो है ये हाफ रहेंगे, तो mu बाय हाफ। अब mu कितना है, अपने जो निकाल के रखा है, ये है 12.5 इंटू 10⁻⁶ mu की वैल्यू, ये वैल्यू लिखी मैंने, ओके, डिवाइडेड बाय 2, एंड इट इज इक्वल टू 6.45 इंटू 10⁻⁶, ये m1 हो गया। नेक्स्ट है v, शियर फोर्स। शियर फोर्स अभी अपन ने निकाला है, कितना आ रहा है, ये है 16.45 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सभी वैल्यूज जो है ये न्यूटन और mm में ही लेना है, ओके, ये दोनों चीजें हो गई। L0 इज इक्वल टू 0, LD की वैल्यू 0.87 Fy बॉन्ड चैप्टर में हुआ है 4 इंटू τBD। अब 0.87 Fy415 डायमीटर ऑफ बार कितना लिया है, 10 mm, मेन बार जो है 10 mm डिवाइडेड बाय 4। अब ये ट्विस्टेड है ना, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना है 1.6। τBD की वैल्यू आती है 1.2 IS, ये अगर अवेलेबल है तो ही ये स्टेप कर सकते हैं, ओके, 1.2, या तो फिर याद भी रख सकते हैं। नाउ फ्रॉम दिस वी विल गेट 470.11 mm, ये हुई LD की वैल्यू। अब ये सारे वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तो LD तो पता चल गया है, ओके। अब ये वैल्यू जो निकाल लेंगे, 1.3 इंटू m1 की वैल्यू आ रही है अपनी 6.45 इंटू 10⁻⁶, ये डिवाइड बाय V1 इज 16.45 इंटू 10⁻³ अब ये अगर सॉल्व करते हैं, ये आ रहा है 509.7 mm। ये वैल्यू बोले तो ये है ना, तो ये वैल्यू ग्रेटर रहना चाहिए, ये है ये वैल्यू, और LD की वैल्यू अपन ने अभी निकाल ली है 470। दिस इज लेस देन 470.11 mm। अगर इससे ये कम है तो आई कैन से ओके, हो गया। ये वैल्यू है
एल डी की, एल डी इज लोअर है ना, एल डी की वैल्यू, तो ये लोवेस्ट है, कम है ये वैल्यू, और ये जो इधर का है इसका आंसर ये है, ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो अपन सेफ हो गए, ये अपना इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। ओके, सो इन दिस वे सारा ये डिज़ाइन जो है ये मैंने आपको बताया और एक ही बोर्ड में कंप्लीट करने की कोशिश की और हो भी गया हो। ओके, अब बची है स्केच, तो मैं यहाँ पे अभी स्केच निकाल के बताता हूँ और उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्केच में जो लगने वाली चीज़ें हैं ये इधर की है, इसलिए मैं उसको ऐसे ही रिटर्न करता हूँ, और ये जो है चेक फॉर शेयर और डेवलपमेंट लेंथ, इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। आपको लगता है इसको समझना है और अच्छे से, तो इसको पॉज करके आप रीड कर सकेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे स्केच बनाई है। अब ये स्केच को मैं जो वैल्यूज़ आई है अपनी, वो कहाँ पर कैसे फिट करना है ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, ये स्लैब है, सेक्शन लेने के बाद ओके, इसमें नीचे में जो बार है ये है मेन रेनफोर्समेंट, ये जो स्पैन है ये 3 मीटर का है, ये क्लियर स्पैन, और ये वॉल है इधर में, दोनों तरफ 230 की वॉल है। ओके, ये भी एक वॉल है इधर, ये ऐसी ही वॉल है, और ये ऐसी इधर। ओके, अब यहाँ पर अरेंजमेंट कैसी होगी, ये बार जो है अपन ने जो निकाली है, ऑरेंज कलर जो दिख रहा है ये 10 mm 280 mm सेंटर टू सेंटर, ये स्पेसिंग अपन निकाल चुके हैं। ओके, ये स्पेसिंग यहाँ पर निकाले, ये वाला। ओके, ये वैल्यू ये मेन बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है ये, इसका जो स्पेसिंग है 6 mm 5, वो रहेंगे ऐसे इस तरह। ओके, ये 6 mm 140 mm सेंटर टू सेंटर, ये बार है। अब अल्टरनेट बार बेंड होता है, एक बार बेंड ऐसे। ओके, अब सेक्शन में ऐसे दिखेंगे वो, बराबर है। अब इसका प्लान जो है ये कैसे रहेगा, ये ऑरेंज कलर की ये बार, अब ये बार जो है ये ऐसे गया और यहाँ पे बेंड करके ऐसे लेके गया मैं। अब दूसरा बार इधर ये सीधा है ना, और बाद में फिर इधर में बेंड कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बार ऐसे बेंड, ऐसे ऐसे, फिर दूसरा बार सीधा रहेगा। लेकिन ऐसे जब करेंगे तो फिर ये दोनों तरफ से बेंड करना पड़ता है, ये जो बेंडर है उसके लिए तकलीफ होती है उनको। ओके, एक एक बार को उधर से बेंड किया है नहीं है ये चेक करना पड़ता है। उससे अच्छा है कि ये बार का सेट दे दिया है, इतने इतने लेंथ के बार है, एक तरफ से बेंडिंग करते जाओ, बराबर है। तो फिर आधे बार ऐसे डालेंगे, आधे ऐसे डालेंगे। ओके, तो ये अल्टरनेट बन गया। अब दूसरा बार ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब आप देखो, ये बार बेंड है, ये नहीं है, ये बेंड है, यानी अल्टरनेट बार बेंड हो गए। ओके, बेंड होके ऐसे ऊपर चले गए। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है उसको कोई बेंड वगैरह नहीं करना है, ये ऐसे प्रोवाइड करना है। अब सवाल उठ सकता है कि ये बार, ये जो है ये भी अपनी यही है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, वो सिर्फ टाई करने के लिए रखते हैं, क्योंकि ऊपर में बार एक खड़ा रहना चाहिए ऐसे, नहीं तो फिर ऐसा गिर जाएगा, तो उसके लिए है। तो यही स्पेसिंग से ये बार यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, ओवरऑल डेप्थ जो है 160 अपन ने देखा है, और 135 इज द इफेक्टिव डेप्थ। ओके, और ये है 3 मीटर, और ये लेंथ जो है यहाँ पे डिसकंटिन्यू की गई वो 7 मीटर है, और स्पैनिंग ऐसा है, इफेक्टिव स्पैन जो है ये ऐसा है, इसलिए मेन बार जो है उसको अलॉन्ग रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो ये मेन बार जो है ये पैरेलल टू स्मॉलर डेप्थ, स्मॉलर लेंथ और स्मॉलर स्पैन। ओके, LX वो आगे आएगा, LX LY, फिलहाल इसको मैं तैयार कर रहा हूँ आपको। तो ये जो है लोवेस्ट जो स्पैन रहेगा दैट इज अवर मेन स्पैन, बेंडिंग जो है इस स्पैन पे होगी, इसलिए मेन बार जो है ऐसे रहेंगे। ये मेन बार, ये मेन है, ये वाले बार जो है ये मेन बार है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। सो आप क्लियर पॉज करके बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो यही वैल्यूज जो है इसको मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की है। ओके, इन दिस वे आई ट्राइड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप रिगार्डिंग वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब। सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी तो है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप जो है अपन ने ये भी लिए हैं, शियर फोर्स
चेक और बॉन्ड चेक फॉर शेयर एंड बॉन्ड, ये दोनों भी कवर किया है, और अलॉन्ग विथ स्केच। वैसे एग्जाम में भी ये टाइम कंज्यूमिंग है, इतना अगर करते हैं, इतना डिटेल स्टेप करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग है। थोड़े स्टेप जो है बीच के मैंने बताया आपको, तो वहाँ एक ओमिट कर सकते हैं, जैसे कि ये एक्चुअल एरिया वगैरह जो निकालना है, ये है ना, ये वाली स्टेप एक्चुअल एरिया की, ये स्टेप अपन अगर अवॉइड करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे 0.20 ही है और 0.6 की मार्जिन है, थोड़ा सा ही अपना स्पेसिंग अपन ने कम कर दिया है, तो इससे वैल्यू अगर आ भी गई तो 0.22 आएगी और 0.6 से कम ही रहेगी, तो ये स्टेप अपन ऐसे कम कर सकते हैं। बाकी स्टेप्स कम नहीं कर सकते, वो देना ही होगा, क्योंकि IAS के जो चेक्स है, चेक फॉर मिनिमम स्टील, मिनिमम AST यू हैव टू प्रोवाइड, तो वो सब तो देना ही चाहिए। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम में भी ये स्लैब जो है ये रहेगा। इससे कंटिन्यूस स्लैब तो बहुत लेंदी है, तो मैं उसको सिर्फ एक हिंट देके उसको क्लोज करूँगा, नहीं तो ये 2 बार लगेगा और लेंथ भी बहुत बढ़ेगी। तो नोट्स में दिया है तो समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।